देखिए, महिलाओं के द्वारा एक बहुत बड़ी गलती की जाती है। वो गलती ये होती है कि जब वो अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए न्यायालय में जाती है, तो वहाँ पर कुछ उसके रिश्तेदारों के द्वारा, कुछ वकीलों के द्वारा ये कहा जाता है कि आप अपने पति के ऊपर जब ये आरोप लगा रही हैं, या पति ने आपसे दहेज की मांग की है, या आपको अपने पति से खर्चा लेना है जो आपके विवाह के उपरांत हुआ था, उस खर्चे को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखना है, जिससे आप चाहे उतना पैसा आपका पति ना दे, लेकिन उतना पैसा आपका वसूल हो जाएगा जितना कि विवाह के दौरान हुआ था। और महिला इस बात पर सहमति भी दे देती है और मामला वो न्यायालय में दर्ज करवाती है कि मेरा जो विवाह के दौरान खर्चा हुआ था मेरे माता पिता का, वो 50 से 60 लाख रुपया हुआ था और इससे ज़्यादा ही हुआ था। लेकिन जब महिला के द्वारा ये लिखा दिया जाता है, तो एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बात को आपको साबित भी करनी पड़ेगी। अब अगर आप साबित नहीं कर पाती हैं, तो जो पैसा आप लेने की सोच रही है अपने पति से, वो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि महिलाओं की तरफ से क्या गलती होती है कि महिला जहाँ पर खर्चा बढ़ा चढ़ा के लिखती है कि भाई हमने 60 लाख रुपया, इतना पैसा मेरे माता पिता ने खर्च कर दिया, इतना हमने, मेरे पिता ने लोन लिया है या उन्होंने कर्जा लिया है, और कर्जा करके मेरा विवाह जो है किया, जहाँ पर इन्होंने हमसे कार मांगी, घर का सामान मांगा, या कोई भी XYZ। तो ये एक तो महिला के द्वारा लिखा जा रहा है। दूसरी तरफ महिला ये कहती है कि मेरे माता पिता तो बहुत गरीब हैं, बहुत मुश्किल से उन्होंने मेरा विवाह किया, जिस पर इतना खर्चा हो गया। अगर आप ये बात साबित नहीं कर पाएंगी तो कल को परेशानी में पड़ सकती है। अगर पति के द्वारा आपके ऊपर ये कहा जाता है कि अगर आपके पिता ने इतना रुपया खर्चा किया है, आप बोल रही हैं भाई 60 लाख रुपया आपने विवाह के उपरांत आपके पिता ने खर्च किया है, तो ये आप बैंक की डिटेल हमको दिखाइए कि कहीं ना कहीं से पैसे निकाले होंगे, कहीं ना कहीं से तो वो पैसा विड्रॉ किया होगा, उसकी डिटेल आप हमको दिखाइए। या आपसे ये भी कहा जा सकता है कि अगर आपके पिता ने बैंक लोन लिया है तो कौन से बैंक से लोन लिया है। अगर आप कहते हैं कि भाई हमने अपने रिश्तेदारों से लोन लिया है या उनसे हमने पैसा लिया, तो यहाँ पर न्यायालय उन रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट की डिटेल भी मांग सकता है। ध्यान रखिए कि आरोप लगाना बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप आरोप लगा देती हैं, बहुत आसानी से आप बढ़ा चढ़ाकर न्यायालय में अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवा देती है कि पति के द्वारा इतना दहेज की मांग की है। जितना दहेज की मांग की है उतना ही आप न्यायालय में जाइए और इस बात को आपको वहाँ पे रखना है। ये बहुत छोटी छोटी गलती होती है जहाँ पर महिला इस तरह की गलती कर देती है और फिर वहीं पर उसका केस कमज़ोर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मैं पुरुष वर्ग से भी यही कहूँगी कि जहाँ पर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और बोलते हैं कि भाई हमारे विवाह के दौरान इतना पैसा खर्चा हो गया है और हमें तो इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, तब हम केस वापस लेंगे, तो वहाँ पर आपको ये कहना है कि भाई ठीक है, आपने इतना पैसा खर्चा किया तो कोई ना कोई तो बिल होगा। आप ये कहते हैं कि भाई हमने शादी का जो विवाह का जो हॉल बुक कराया था तो वहाँ पर इतना पैसा खर्चा हुआ, उसका 10 लाख रुपया बुकिंग अमाउंट आप बता रहे हैं, लेकिन जो घटना जहाँ पर विवाह हुआ तो वो अमाउंट तो 10 लाख का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो विवाह स्थल है उतना पैसा का वहाँ पे तो मिलता ही नहीं है। मतलब ये बहुत छोटी सी बातें हैं, तो वो सारी डिटेल, बैंक अकाउंट की डिटेल, आप ये सारी चीज़ें न्यायालय के समक्ष ये बात रख सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो पूर्ण रूप से झूठे हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जहाँ पर अगर आप अपने केस में इन बातों को रखते हैं, ये पॉइंट अगर रखे जाते हैं, तो बिल्कुल अगर महिला आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रही है या पैसों की डिमांड ज़्यादा कर रही है, जहाँ पर खर्चा उसके पिता का 10 लाख भी नहीं हुआ लेकिन उसने उसको बढ़ा चढ़ाकर 50 से 60 लाख रुपया लगा दिया है, तो यहाँ पर आप जब अगर आपके बीच में समझौता होता है या न्यायालय में आप अपनी कोई भी केस जहाँ पर फाइट हो रही है, तो ये सारे पॉइंट आप अपने रख सकते हैं जहाँ पर आपका केस मजबूत होगा। और अगर महिला इस तरह से हरकत करती है तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कोई कहता है, आपके माता पिता कहते हैं या आपको ऐसी एडवाइस दी जाती है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आपको ये चीज़ें न्यायालय में साबित भी करनी पड़ेगी। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म में मुझसे जुड़िए, कानूनी जानकारी प्राप्त कीजिए। और अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से मैं निवेदन करूंगी कि आप इसी तरीके से आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कीजिए। और मैं लाइव सेशन के दौरान आपके सारे प्रश्न लेती हूँ। जब भी मैं लाइव सेशन में जुड़ूंगी तो आप को मैं ये पहले अपडेट कर दूंगी और उसके बाद आप मुझे वहाँ पर लाइव सेशन के मध्य में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।